मतलब है लिविंग बीइंग, मतलब आप लाइफ के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि अर्थ के ऊपर वास्ट वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग एग्जिस्ट करती है, वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग्स, यानी लिविंग बीइंग्स की डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के ए लार्ज साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक एलिफेंट एग्जिस्ट करते हैं ऑन द अर्थ, they all are come under the living beings. Okay, living beings यानी बायोलॉजी के अंडर आती हैं, all the creatures on the earth come under the biology. Biology is the science of life form and non living processes. मतलब नॉन लिविंग प्रोसेसेस, मतलब जैसे हम चल रहे हैं वो कोई लिविंग प्रोसेस नहीं है, हम खा रहे हैं, हम लिविंग बीइंग है, लेकिन हमारी प्रोसेसेस क्या है, नॉन लिविंग है. द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अर्थ के ऊपर बहुत बहुत वास्ट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहती हैं, बट उसमें से कुछ ही हम लोग फाइंड आउट कर पाए हैं. अभी भी बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जिनके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? In order to facilitate the study of kind and diversity of organism, biologists have evolved some rules and principles for the identification, nomenclature, and the classification of organism. इन चीजों करने के लिए, मतलब हम जो भी ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट करते हैं, बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है, सर्टेन रूल्स बनाए हैं और उनकी नेमिंग के लिए नोमेनक्लेचर बनाया. साइंटिफिक नेमिंग इज प्रोनाउंस्ड एज अ नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. अब जिस ऑर्गेनिज्म को हम फाइंड करते हैं, हमें उसे कोई ना कोई क्लास भी प्रोवाइड करनी होती है. एज स्टूडेंट स्टार्टिंग से हम लेते हैं, जैसे नर्सरी क्लास का स्टूडेंट है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, एज यूजुअल, यू नो. तो ऐसे ही जो जो ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे फाइंड आउट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें उन्हें क्लासेस प्रोवाइड करनी होती है. ठीक है बेटा जी. नेक्स्ट है हमारा द ब्रांच डीलिंग विद द एक्सेप्ट ऑफ रेफर टू एज द टैक्सोनॉमी. जैसे ही हम क्लास प्रोवाइड करते हैं तो वो ब्रांच के अंदर आ जाती है टैक्सोनॉमी. किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लाइफ फॉर्म को अगर हम क्लास दे रहे हैं, नेम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको कैटेगरी दे रही हैं, या किसी क्लास में रख रहे हैं, किसी स्पीशीज में रख रहे हैं, दैट इज ऑल कम अंडर द टैक्सोनॉमी. इसे हम ये सब चीजें किसके अंदर आते हैं, एज ए टैक्सोनॉमी. क्लियर है बेटा जी? नेक्स्ट है हमारा लाइफ. क्या है लाइफ? इज अ कैरेक्टरिस्टिक, life is a characteristic that distinguish objects that have signaling की प्रोसेस है, ये लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस है. कोई भी केसेस हो जाती है तो सडन क्या होती है, पर्सन की डेथ हो जाती है. अगर हार्ट फेलियर है तो भी डेथ है,
किडनी फेलियर है तो भी डेथ है, और आपकी क्या है जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में फेलियर है यानी लंग्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे तो भी डेथ है। तो ये क्या है हमारी लाइफ प्रोसेसेस व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, दैट इज नोन एज द लाइफ प्रोसेसेस, और लाइफ के लिए दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी। ठीक है, क्लियर है बेटा जी? else because they lack such function and are the classified as the in animal. Biology is the science concerned with the study of life. बायोलॉजी वो साइंस है जो लाइफ और लिविंग बीइंग की स्टडी को डिस्क्राइब करती है, यानी डिटेल में हमें लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ, लिविंग बीइंग्स और लाइफ के बारे में नॉलेज देती है। दैट टाइप ऑफ साइंस इज नोन एज द बायोलॉजी। कैरेक्टरिस्टिक आपका फर्स्ट चैप्टर टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग वर्ल्ड। लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस बिटवीन, या क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आपके लिविंग थिंग्स के अंदर क्या होता है प्रॉपर ग्रोथ होती है, चाहे बाय मास हो चाहे बाय साइज हो, उनकी क्या होती है प्रॉपर ग्रोथ होती है। वो भी जैसे हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं, जब भी बेबी का बर्थ होता है वो स्मॉल होता है, फिर धीरे धीरे करके वो अडल्टहुड सॉरी चाइल्डहुड में पैर रखता है, फिर अडल्टहुड, फिर उसकी यंग एज आती है, फिर क्या होती है ओल्ड एज आती है, आफ्टर दैट डेथ होती है, फिर दोबारा से ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है, सेम प्रोसेस चलती है फ्रॉम बर्थ टू डेथ। क्या है ग्रोथ होती है, प्रॉपर प्रोडक्शन होती है, यानी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे सके, पर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, किसी किसी के अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं होती, दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द इनफर्टाइल। इज इट क्लियर? मेटाबॉलिज्म होती है, कल भी अनाउंस किया था पर प्रॉपर नेटवर्क में होने की वजह से ये लेक्चर मैं दोबारा से रिकैप्चुलेट कर रही हूँ, रिवाइज कर रही हूँ। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म आर द प्रोसेसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोडक्ट इनसाइड द बॉडी, यानी किसी चीज का हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होना या ब्रेकडाउन होना, दैट इज कम अंडर द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस टू टाइप की होती है, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड इनसाइड आवर बॉडी, दैट इज नोन एज द एनाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म क्या होती है? एग्जांपल क्या है? प्रोटीन की फॉर्मेशन होना और आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होना, दैट कम अंडर द एनाबॉलिज्म। एंड कैटाबॉलिज्म क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ द any product inside our body through the enzyme, that is known as the catabolism. कैटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या? प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा, पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेकडाउन होंगे प्रोटीन के, तो क्या होंगे अमीनो एसिड फॉर्मेशन होंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होंगे, तो आपके पास क्या होंगे मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड प्रोटीन होंगे। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट है रिस्पांस टू स्टिमुलाई। हमारी बॉडी को कोई भी चीज टच होती है उसके बॉडी हमारी बॉडी रिस्पांस करती है, ये लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक है। आप टेबल को हाथ लगाएंगे टेबल पीछे नहीं होगा, कुर्सी को हाथ लगाएंगे या चेयर को आप टच हैंड करेंगे वो रिस्पांस नहीं देगी, लेकिन कोई अगर आपको कोई हॉट थिंग आपके हाथ में लगाता है आपकी बॉडी सडन रिस्पांस देती है, पीछे को हो जाता है। या आप देखते हैं मम्मा चपाती, आप किचन में जाते हैं अगर कोई चपाती बना रहा होता है या गैस के ऊपर चाय रखी होती है, सडन आप उसके पास हाथ ले जाते हैं, आपका ब्रेन मैसेज देता है कि ये हॉट है, अगर आप टच करेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। या कोई चीज है आपके पास पड़ी है एनीथिंग वो ठंडी है टच करने में, तो आप हाथ पीछे हटाते हैं, क्यों है? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है, वो हमारे लिए स्टिमुलस है, अकॉर्डिंग टू दैट हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। तो इसका मतलब क्या है? लिविंग बीइंग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। आगे है बायोडाइवर्सिटी। क्या है बायोडाइवर्सिटी? क्या है? रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, अप्रोक्सीमेशन है ये, कोई करेक्ट नहीं हम डिक्लेयर कर रहे, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं अर्थ पे अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफिकेशन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन? किसी चीज को आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बताइए बेटा। आइडेंटिफिकेशन
आइडेंटिफिकेशन क्या है बेटा? किसी चीज को आइडेंटिफाई करना। हम कह देते हैं ना, दिस इज द रेड कलर, दिस इज द येलो कलर, दिस दैट इज बैट, देयर इज अ पेन, दिस इज कार, लाइक दैट हम आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे पता लगता है? हम comparing the similarities and dissimilarities with already known ones। क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे, comparing the similarity and dissimilarity already known ones। आप कंपेयर करेंगे सिमिलैरिटीज को और डिसिमिलैरिटी को जो ऑलरेडी नोन वंस है। यानी आप ह्यूमन बीइंग को कंपेयर कैसे करेंगे? ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करेंगे कि वो ह्यूमन बीइंग जैसा दिखता भी है या नहीं। अगर मान लीजिए मैं गर्ल हूँ, तो आप एक गर्ल को अगर कंपेयर करेंगे, आप उसको अकॉर्डिंग टू गर्ल कंपेयर करेंगे, इसके अंदर गर्ल्स जैसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या नहीं है। तो कंपैरिजन क्या होगा? जो जिस पर्सन या जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको पहले से पता है, आइडेंटिफिकेशन किसकी हेल्प से करेंगे? उसको कंपेयर करेंगे, उसकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी अकॉर्डिंग टू ऑलरेडी नोन वंस, जिसको आप पहले से जानते हैं। अगर आपने कभी डॉग नहीं देखा होगा, सपोज एग्जांपल है, अगर आपने डॉग और कैट को नहीं देखा, तो आप कैसे बताएंगे कि आप डॉग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है और कैट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसे है? तो अकॉर्डिंग टू दैट हम पहले से जानते हैं कि डॉग की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम कोई नया डॉग देखते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग उसकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटी देखते हैं कि वाकई में ये डॉग है या नहीं है। तो हम उसकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को देख करके उसे उस स्पीसीज या उस क्लास में प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी न्यू स्टूडेंट का एडमिशन ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? प्रॉपरली एक टेस्ट रखते हैं। मान लीजिए किसी ने अप्लाई किया 9th स्टैंडर्ड के लिए, तो हम 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक टेस्ट बनाते हैं। अगर स्टूडेंट उसको कवर अप कर लेता है यानी क्लियर कर देता है, तो वो एलिजिबल है 9th स्टैंडर्ड के लिए। तो उससे हमें क्या पता लगा? हमने सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी कर ली। सिमिलैरिटी क्या है कि 8th स्टैंडर्ड का टेस्ट प्रिपेयर किया, अगर वो क्लियर करता है देन वो एलिजिबल है 9th स्टैंडर्ड के लिए। सिमिलर ऐसी है, अगर हमें किसी को कोई क्लास में प्रोवाइड करना है, तो हमें उसकी सिमिलैरिटी उस क्लास से मैच करानी होगी। अगर उसकी क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक फीचर उस क्लास से मैच करते हैं, तभी हम उस क्लास में उसे कैटेगराइज करेंगे, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका नोमेनक्लेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर क्या आपका? Naming of organism known as a nomenclature, or naming of organism name is naming of organism is known as the nomenclature। और जो नेम होंगे वो यूनिक होंगे एंड यूनिवर्सल होंगे। यूनिक और यूनिवर्सल होंगे। जो हम नेमिंग प्रोवाइड करेंगे ऑर्गेनिज्म को, एक तो वो क्या होंगे? यूनिक होंगे, यूनिक एंड यूनिवर्सल होंगे। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Nomenclature क्या? Naming of the organism, the names are the unique and the universal। Next है आपका rules of nomenclature। Rules for nomenclature।
रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर क्या है आपके, रूल्स क्या होते हैं नोमेनक्लेचर के? रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर आर प्रोवाइडेड बाय, हमें रूल्स दिए थे, दो सिस्टम आप हमें रूल प्रोवाइड करते हैं, आईसीबीएन, आईसीबीएन एंड सेकंड, पहले क्या है आईसीबीएन, क्या होता है आपका आईसीबीएन है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट है हमारा आईसीजेएन, इंटरनेशनल कोड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर फिलोजिकल नोमेनक्लेचर। क्लियर बेटा जी? रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर क्या है, दो सिस्टम ने प्रोवाइड किया है, आईसीबीएन, आईसीबीएन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर द बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, एंड द सेकंड इज दैट आईसीजेएन, इंटरनेशनल कोड फॉर द जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट है बेटा जी आपका binomial nomenclature. What is the meaning of binomial? Binomial nomenclature. नेक्स्ट है आपका binomial, binomial nomenclature, binomial nomenclature क्या होता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है आपका, जो हमने आपको दो सिस्टम पे नोमेनक्लेचर बताया जूलॉजी एंड बॉटनी बेस्ड पे, उसे हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्योंकि दो सिस्टम पे हो रहा है, बॉटनी बोटैनिकल पे और जूलॉजिकल पे, तो दैट इज नोन एज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। एक आता है आपका कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस क्या है बेटा जी, कैरोलस लीनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, फादर ऑफ, आपके नीट में क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में, हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो कैरोलस लीनियस जो है फादर ऑफ क्या है आपका टैक्सोनॉमी है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। आगे है नेम विद टू पार्ट्स, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट्स। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लीनियस है, एंड द नेम विद टू पार्ट्स, name with two parts, generic name and the specific epithets। स्पीसीज को कहते हैं, जेनेरिक नेम क्या होता है आपका जीनस होता है, एंड स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है स्पीसीज होती है आपकी। आगे है गाइडलाइन एंड प्रिंसिपल फॉर नोमेनक्लेचर, क्या क्या गाइडलाइन और प्रिंसिपल होने चाहिए नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट। गाइडलाइन, गाइडलाइन फॉर नोमेनक्लेचर, गाइडलाइन फॉर नोमेनक्लेचर, या आप लिख सकते हैं प्रिंसिपल, गाइडलाइन एंड प्रिंसिपल, गाइडलाइन एंड प्रिंसिपल फॉर, प्रिंसिपल्स
और नॉमेनक्लेचर क्या क्या होने चाहिए, क्या होंगे बेटा? इट शुड बी इन लैटिन, इट शुड बी इन लैटिन। तो आप नॉमेनक्लेचर में नेमिंग करेंगे, शुड बी इन लैटिन, लैटिन वर्ड में होनी चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका, it is written in italics when typed and underlined when handwritten. It is written in, it is written in italics when typed and underlined, underline होनी चाहिए, underline when handwritten. ओके, क्या मतलब ये नॉमेनक्लेचर के ड्यूरिंग क्या है कि अगर हमें किसी की नेमिंग प्रोवाइड करनी है, इट इज रिटन इन इटैलिक्स, या तो इटैलिक्स में जब हम टाइपिंग कर रहे हैं, किसी वर्ड की टाइपिंग कर रहे हैं, तो हमारा जो नॉमेनक्लेचर नेमिंग है वो इटैलिक्स में होनी चाहिए। अगर हम टाइपिंग नहीं कर रहे हैं, हैंड रिटन लिखते हैं, तो हमारा क्या होना चाहिए, नॉमेनक्लेचर जो साइंटिफिक नेम होगा उसके अंडर अंडरलाइन होगी। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट क्या है, इट कंटेन टू पार्ट्स। जो नॉमेनक्लेचर है इसके अंदर टू पार्ट होते हैं। It contains two parts। कौन कौन से पार्ट है? टू पार्ट्स में है ये, जो नॉमेनक्लेचर में हम नेमिंग करेंगे वो टू पार्ट्स के अंदर है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वर्ड इज जीनस। फर्स्ट वर्ड क्या होगा हमारा? फर्स्ट वर्ड इज फॉर जीनस। फर्स्ट वर्ड क्या आएगा आपका? जीनस। एंड सेकंड वर्ड इज स्पीसीज। सेकंड वर्ड इज सेकंड वर्ड आपका स्पीसीज के लिए यूज होगा। क्लियर बेटा जी? नेमिंग के ड्यूरिंग दो पार्ट बनाएंगे हम साइंटिफिक नेमिंग में। फर्स्ट पार्ट है आपका फर्स्ट वर्ड फॉर जीनस एंड सेकंड फॉर द स्पीसीज। सेकंड वर्ड हमारा किसके लिए यूज होगा? स्पीसीज के लिए। नेक्स्ट है हमारा रूल, जीनस नेम स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। जीनस जो है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा एंड जो आपका स्पीसीज है स्मॉलर लेटर से स्टार्ट होगा। क्लियर है? जो आपका जीनस नेम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जबकि स्पीसीज का नेम हमेशा क्या होगा? स्मॉल लेटर में होगा। क्लियर? नेम शुड बी शॉर्ट, शॉर्ट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए। नेम जो आप नेमिंग दे रहे हैं वो शॉर्ट होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होनी चाहिए, आसानी से बोली जा सकनी चाहिए। नेक्स्ट है, नेम ऑफ द ऑथर इज रिटन इज ए एब्रिविएटिव फॉर्म। जो भी हम इन्वेंटेड करते हैं उसके साथ हमारे ऑथर का नेम जो है दिया होता है एब्रिविएटिव फॉर्म में, स्मॉल फॉर्म में, फॉर्म आफ्टर द स्पीसीज नेम, स्पीसीज के नाम के बाद। जैसे अब हमारा दिया है मैग्नीफेरा इंडिका, आपका एक नेम है, मैंगो का नेम है, मैंगो के लिए हम यूज करते हैं। आपको मैं बता दूं एक बार लिख के, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, ये हमारा क्या है? जीनस है, ये हमारी स्पीसीज है। NLINN, ये साइंटिस्ट का नेम है एब्रिविएटिव फॉर्म में। ये क्या है? साइंटिस्ट का नेम है आपका एब्रिविएटिव फॉर्म में। दैट इज द एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक नोमेनक्लेचर। आपको कल क्या करना है? एनसीईआरटी की बुक में से नोमेनक्लेचर तक, यानी आपके प्रिंसिपल एंड गाइडलाइन ऑफ नोमेनक्लेचर तक नोट्स प्रिपेयर करने हैं और अच्छे से रीड आउट करने हैं। जो भी डाउट्स हैं और जो भी क्वेश्चनिंग है रिगार्डिंग दैट टॉपिक, आप कल मुझे आते ही क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर है बेटा जी?